मुजम्मिल भाई, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ने अभी 10th कंप्लीट की है और उसको नीट करना है, चूंकि नीट तो सभी को करना है इस वक्त हिंदुस्तान में, जो देखो वो नीट कर रहा है, हर साल बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर 10th कंप्लीट जिसने की है स्टूडेंट ने और उसको नीट करना है तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब वो क्या अभी से प्रिपरेशन शुरू करे, और अगर शुरू करे अभी से तो कौन से सब्जेक्ट पर उसको ध्यान देना चाहिए? कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किस पर ज्यादा ध्यान दे, किस पर थोड़ा सा साइड में रखे? ये प्लीज एक्सप्लेन टू मी। जी, शुक्रिया हसन भाई। जी, आप आजकल तो इतना कंपटीशन हो गया है हसन भाई कि आपको 11th स्टैंडर्ड से बिल्कुल डेडिकेटेड होके तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन आप भी देख रहे हैं कि कंपटीशन टाइट होता जा रहेगा। कम से कम अभी इस साल भी 24 लेक अराउंड समथिंग इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब मेन ये बात है कि आपको, अगर आप 11 से तैयारी करोगे तो आप बेसिक आपका बिल्कुल, जितना आप इसमें बेसिक मजबूत करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप फिर इसमें 11th और 12th स्टैंडर्ड आती है, मेन ये दो क्लास हैं। तो आप इसमें मेन बायोलॉजी को प्रेफरेंस रखो, क्योंकि वो 360 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ी बायोलॉजी वालों को थोड़ी इजी पड़ जाती हैगी। और कंपेरेटिव टू फिजिक्स, तो फिजिक्स को भी आप रखो, लेकिन फिजिक्स में आप आजकल तो ऐसा हुआ है कि आप बायोलॉजी में कम से कम 300 प्लस मार्क्स करने की कोशिश करो। बिकॉज कि ये है कि बायोलॉजी आसान भी आ रही है, टोटल एनसीईआरटी बेस, और आप कहीं उधर उधर नहीं भटको, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। किसी के नोट्स मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी मतलब आप ये समझो कि एक तरीके ग्रंथ हैगी पूरी, आप मतलब बाइबल हैगी, उसको आप चार्ट डालो तो आपके 300 प्लस कहीं नहीं गए एनसीईआरटी बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी मॉडरेट आती है, लेकिन एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होती है मैक्सिमम। तो आप ये दो सब्जेक्ट तो इस जर्नी में पकड़ के ही रखो, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट जो हैं आपको बताएं आपको पास कराएंगे बिल्कुल, जो आपकी रैंक दिलवाएंगे। मेन ये हैगा। और प्लस ये है कि आपको फिजिक्स को बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इग्नोर ही कर दो बिल्कुल। ऐसा करो कि आपकी इतनी तैयारी कर लो कि हाँ यार, कि मैं आएगा तो करूंगा, जो टफ क्वेश्चन होगा तो वो तो इंडिया में हर बच्चे से नहीं बन रहा होगा। अक्सर बच्चे गलती सबसे बड़ी इसमें यही करते हैं कि यार मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। 720 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो -5 जाते हैं, और अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। तो इसमें आपका नुकसान है। इसलिए इसमें ये रहता है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो, अगर आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो अभी। क्योंकि पता है वो हर इंडिया के हर बच्चे को नहीं आ रहा, वो ये सोच के कि ये नहीं है कि आपको ही नहीं आ रहा। ये सोचो कि यार मुझे नहीं आ रहा तो उसको भी नहीं आ रहा होगा। क्योंकि फिर आप जब और आप इसको पेपर को क्या रहता है कि ट्रिक तरीके से होता है कि आप इसको, लोग कहते हैं कि सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं तो ये मानता हूँ इसके पेपर की होती है सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी कि आप उसको करो 3 लेव सेक्शन में। एक बार आप जो आप पे पूरे क्वेश्चन करते जाओ, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आंसर है, 100% श्योर हो, मार्क करके करते जाओ। अब तो नेक्स्ट ईयर से सीबीटी हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो रहेगा। अब देखिए क्या रहता है, नेक्स्ट ईयर से सीबीटी हो जाएगा। ओएमआर वाला सिस्टम ही हटा रहा है, क्योंकि इस बार ये हुआ है स्कैम वाला, ये सब कुछ हुआ। तो अभी देखिए अब नेक्स्ट टाइम कैसा रहता है। वैसे सबसे बड़ी यही रहता है कि आप पूरे 720 क्वेश्चन पे आंख मार लो। उसके बाद फिर आपके जो आपके सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि अब जो छोड़ के गए हो, फिर सेकंड राउंड में क्या रहता है कि आपका माइंड खुल जाता है, आप पेपर में घुल जाते हो। तो आप सेकंड पे लेवल में भी आप आते हो तो कि अच्छा ये मुझे उस टाइम नहीं आ रहा था, अब ये आ रहा है, तो फिर वो भी हो जाता है। फिर थर्ड अटेम्प्ट में क्या रहता है कि आपके जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर फिर आपको टाइम देने को मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने ईजी क्वेश्चन कर लिए। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने ईजी क्वेश्चन तो कर ही लिए। प्लस अब क्या है कि आपने मॉडरेट वाले क्वेश्चन थे वो भी कर ही लिए, अब बचे थर्ड हार्ड। तो अब आप इसमें इतना टाइम आप इसमें दो, वो रहता है मेन यही है। और आप 11th क्लास से स्टिक हो जाओ, इसमें प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक, जज़ाकमुल्लाह जी खैर। यानी मेन ये है कि आप 11 से लग जाइए, चूंकि जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन के दौर में आपको जी जी, बेस्ट होना ज़रूरी है। जज़ाकमुल्लाह खैर। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, एक सवाल अगला आपसे ये है कि इस दौर में यानी 10th के बाद से डॉक्टर बनने तक, या डॉक्टर बनने तक तो छोड़ दीजिए, नीट क्रैक करने तक क्या चैलेंजेस आते हैं? मेंटली उसके लिए क्या तैयारी करना होती है? मेंटली प्रिपरेशन क्या होती है? कोई बिगनर है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो उसको उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना होगी? तो आपसे दरखास्त है कि इस प्रिपरेशन का बताएं मेंटली तौर पर। आपने माशाल्लाह किताब जी वाली प्रिपरेशन का तो बता दिया किस तरह के इस पर फोकस करना है, और आपने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब हम एग्जाम देते हैं, जब अपेयर होते हैं,
तो उस वक्त हमें कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से नहीं। अब जो सबसे बड़ा मसला है जिसके जरिए लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिंदगी में तबाही मची हुई है, मेंटल। अरे यार जी कैसे करूं, क्या करूं, तो मेंटल प्रिपरेशन कैसे हो? जी, असल में इसमें क्या है कि मेंटली ये प्रेशर आता है कि इंसान का ये होता है साल में एक बार एग्जाम, तो इंसान थोड़ा कंटिन्यू पढ़ता जाता है, करता जाता है, एक ही चीज़ बार बार देखता है, तो एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग। उसका सबसे अच्छा ये है कि काम आप बनाए, पढ़ो, ब्रेक लो, पढ़ो, ब्रेक लो। ऐसा नहीं है कि आप बताएं मुस्तकिल पढ़े ही जा रहा हो, पढ़े जा रहा हो, तो फिर आपका क्या है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। आप उसमें सबसे बढ़िया ये है कि आप बताएं, अपनी बताएं, और इसमें पेरेंट्स भी अपना बताएं, बच्चे को सपोर्ट करें कि बताएं कि हाँ तुम कर सकते हो। अपने आप में भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे जितना इस जर्नी में, उतना आसानी रहेगी। और मेंटली प्रेशर तो ये है कि मेंटली प्रेशर अब इंसान के ऊपर ये आ जाता है कि वो ज़्यादातर ड्रॉपर को आता है। अनूमन अभी आपने अक्सर देखा होगा कि रिजल्ट जब भी आता है नीट का, जो फ्रेशर होता है वही टॉपर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट होता है, उसको पता है कि मैं कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, बिल्कुल एंथुसियाज्म से बैठता है, बिल्कुल ऐसे देता है कि यार अब तो मैं ही हूँ बस। इसलिए उसमें क्या रहता है कि बताएं कि वो इसलिए उसमें मेंटली ड्रॉपर में क्या रहता है कि वो साल भर कुछ कर नहीं रहा, सोसाइटी कह रही है यार तुम कब तक करोगे, कब बनोगे डॉक्टर, ये वो, एक वो भी हो जाता हैगा। और फिर सोसाइटी एक ये भी प्रेशर डाल देती है कि डॉक्टर साहब पहले ही करने लगती है, बच्चे का पेपर हुआ नहीं उससे पहले डॉक्टर साहब बन जाता है बच्चा, तो बच्चे के ऊपर वो भी प्रेशर आ जाता है। बच्चे के अब ये है कि बच्चे को बताएं ये सब इग्नोर करना चाहिए बातें, मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। और ये नहीं है कि आपने नीट करा तो सब नीट ही है, बायो में और कुछ नहीं है, अदर ब्रांचेस भी हैं। आयुष में आयुष कोर्स भी आप कर सकते हो ज्वाइन, यूनानी, होम्योपैथिक। अब तो अपनी एमपी गवर्नमेंट में अपने ये भी अच्छा है कहेगा कि मेधावी स्कीम हैगी, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और आपके इतने मार्क्स आना कि आपको सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल जाएगा, जैसे कि 500 एक एग्जांपल के तौर पे आपका गया कट ऑफ गवर्नमेंट का, तो 480 470 इतने में आपको प्राइवेट मिल जाएगा। और जिसमें आपके 12th के परसेंट होना चाहिए एमपी का, एमपी बोर्ड में 75% अबव, 85% अबव आपके सीबीएसई में होना चाहिए 12th में। तो इसमें आपका क्या रहता है कि आपका पूरी 5 साल की, पूरी जितनी 5.5 साल की पढ़ाई है एमबीबीएस की, उसकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है। आपको सिर्फ हॉस्टल फी पे करना है और आपकी मेस का एकोमोडेशन देना है, बाकी कुछ नहीं देना, आपकी कोई फीस नहीं लगती आपकी। और प्लस इसमें ये रहता है कि आपका 5 साल का बॉन्ड रहता है गवर्नमेंट के साथ, जो आपको एमबीबीएस कंप्लीट के बाद कोई ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो नीचे होता है लेवल हॉस्पिटलों का, उसमें आपको 5 साल का बॉन्ड पूरा करना होता है, लेकिन उसमें सैलरी भी मिलती है, लेकिन वो 5 साल बॉन्ड पूरा करना होता है, ये रहता है। अच्छा, एक सवाल आपसे बहुत शॉर्ट में इसका जवाब चाहता हूँ कि किसी से नीट क्लियर ही नहीं हुआ, वो गया तो बेचारा, लेकिन नीट क्लियर नहीं हुआ, या नीट करना ही नहीं चाहता लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट उसने ले लिया है, तो अब व्हाट टू डू अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस, मेडिकल फील्ड और क्या क्या है? आप बहुत जी शॉर्ट में उसको बताइए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जी, एक तो उसके पास ऑप्शन है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकता है, वो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है उसका, एक वो जा सकता है। पैरामेडिकल आजकल है, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सब रहते हैं, उसमें जा सकता है। उसमें क्या रहता है, लेकिन आपको पैरामेडिकल में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकलती है, जैसे हमीदिया में भी निकलती है, लेकिन आपको उसमें मेरिट लिस्ट में आना होता है, उसके लिए आपके 12th के अच्छे परसेंट होना चाहिए, एक वो हो गया। फिर आपको बीएससी में आ सकते हो आप, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, उसमें भी जा सकते हो आप। और इसके बाद आप उसमें जा सकते हो अपना बीएलटी होता है, पैथोलॉजी लैब वाला, उसमें भी जा सकते हो आप। काफ़ी से हैगा ऐसे, इसमें भी आप जा सकते हो, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक ठीक ठीक। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपसे आखिरी सवाल, आपके लिए स्पेशल सवाल कि एमबीबीएस ठीक है हिंदुस्तान में करते हैं, अब्रोड एमबीबीएस करने का क्या तरीका होता है? उसका पूरा रोड मैप आपसे चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस चाहिए, शेयर कीजिए कि क्या हमें अब्रोड अगर एमबीबीएस करना है तो क्या उसके लिए हमें कोई टेस्ट देना होगा, कोई एग्जाम क्रैक करके हम बाहर कजाक में या रशिया में या कहीं और पढ़ सकते हैं? क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी आती है क्या अब्रोड से? और जाएं तो कौन सी कंट्री में जाएं, किस कॉलेज में जाएं? जो भी अब्रोड के मुतालिक है, शॉर्ट में आपसे दरखास्त है, चूंकि यू एक्सपीरियंस दैट, आप वो करके आए हैं और आपने जैसा कि मुझे बताया था कि आपने कई लोगों की हेल्प भी की है वहां तक पहुंचने में, तो
बहुत जी आसान अंदाज में आप बताइए कि क्या इसका रोड मैप होगा। जी, सबसे पहले इसमें ये कि आपको नीट क्वालिफाई होना होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इंडिया तो आना ही है। तो इंडिया में जो एग्ज़ाम होगा अभी आने वाले टाइम पे, अभी तो एफएमजी हो रहा है, हम भी यही सोच के गए थे कि नेक्स्ट हो जाएगा, वो कॉमन एग्ज़ाम होगा इंडिया के बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, जो वो पास करेगा वही एमबीबीएस ग्रेजुएट कहलाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब यानी इन्होंने एक कहा है। मिनट, सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन। यानी जी एमबीबीएस करके आने के बाद इंडिया में एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद आप इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर माने जाते हैं। एम आई राइट और नॉट? जी 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 तो जी बिल्कुल। उसके आप लिए हमें नीट को क्रैक करना जरूरी है। मतलब तो क्रैक तो नहीं कह उसमें सकते, सवाल आपसे क्वालिफाई बीच करना। में, सॉरी, उसमें सवाल जी आपसे जी बीच में पूछ रहा हूँ, नीट क्रैक करना उसके लिए जरूरी है या नीट में अपेयर होना उसके लिए जरूरी है? कि सर बेट नीट में हम, जैसे मैं खुद नीट में अपेयर हुआ हूँ, बताऊंगा नहीं कितने नंबर आए थे, तो क्या मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है या फिर वो? उसके बाद फिर आप पूरा रोड मैप बताएं कि इंडिया से अब्रॉड कैसे जाएं, किस तरह से करें। जी, नीट में क्वालिफाई होना बात अलग है और क्रैक करना अलग चीज़ है। क्रैक है कि आपकी रैंक आ रही है, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अलॉट होगा। क्वालिफाई ये होता है कि जैसे कि ये निकालते हैं 150 नंबर, एक एग्जांपल के तौर पे जनरल, ओबीसी 140 नंबर और 130 135 ST SC, तो ये क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप नीट क्वालिफाई हो गए, आप पास हो गए नीट में। लेकिन अब ये इतने नंबर, तो आजकल इतना कंपटीशन है, तो उसके लिए ये मार्क्स नहीं है एक वैलिड कि आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो वो क्रैक करना वो होता है कि आपके रैंक, आप उसके लिए लाओ मार्क्स 500 प्लस नंबर, 550 प्लस नंबर, ताकि आपकी रैंक अच्छी आए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ये है वो क्वालिफिकेशन। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया आओगे आप, तो आपको एग्जाम देना है इंडिया में, जो कि होगा। अब तो अभी देखिए नेक्स्ट, या अभी तो अब नेक्स्ट की उम्मीद है पूरी पूरी कि ये नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये एग्जाम है कि इंडिया में जो एमबीबीएस करेगा या बाहर करे, दोनों को देना है, और जो वो पास करेगा एग्जाम वही ग्रेजुएट कहलाएगा एमबीबीएस। और इसका क्राइटेरिया मिनिमम ये, एक तो नीट क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आप एलिजिबल हो गए बाहर एमबीबीएस करने के लिए। उसके बाद आपको अगर एडमिशन लेना है, सबसे उसमें मेन टास्क होता है, मुश्किल टास्क होता है, मैं तो मानता हूँ कि हमारे साथी भी थे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं आपको कि उसमें कंसल्टेंसी आपको सबसे जेन्युइन ट्रस्ट वर्दी ढूंढना है। क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंसी क्या करती हैं, आपसे पैसे ले लेंगे, कहेंगे कि हम आपका इतने में करा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। फिर वो पैसे ले लेंगे और ना बच्चे का फिर वो कहते हैं कि चलिए, फिर वो सब पेरेंट्स आ जाते हैं बातों में, वो फिर दे देते हैं। और फिर बच्चा चलिए पहुंच भी गया वहां पर, तो पता चलता है बच्चे की फीस ही नहीं आई, वो फीस पूरी दे देते हैं, और बच्चे, और फिर कंसल्टेंट फोन नहीं उठाता, इधर उधर हो जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो बच्चा वहां से आया है पढ़ के, जिस यूनिवर्सिटी से, अगर आपको पहले तो आपको कंट्री देखना चाहिए कि आपको कौन सी कंट्री जाना है। जैसे कजाकिस्तान अभी है ऑप्शन में, उज्बेकिस्तान है, रशिया है, उस, और अभी ये यूक्रेन तो बंद हो गया पूरा, ये वॉर की वजह से यूक्रेन में तो नहीं जा रहा है बिल्कुल भी लोग। तो ये आप कंट्री, और जॉर्जिया ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और बांग्लादेश ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो बेस्ट अभी यही पड़ती है, उज्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान। अभी टॉप पे कजाकिस्तान चल रही है, क्योंकि कजाकिस्तान का थोड़ा फीस स्ट्रक्चर इनके कंपेयर में थोड़ा कम है। और अभी प्लस ये हो गया है कि 6 साल का कोर्स हो गया, उसमें आपको क्राइटेरिया भी देखना चाहिए कि एडमिशन लेने से पहले, कि आपका 54 मंथ एकेडमिक होना चाहिए, प्लस उस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप होना चाहिए इंग्लिश मीडियम। क्योंकि काफ़ी कॉलेज क्या होगा, अभी आजकल ये हो रहा है कि एडमिशन करा देते हैं, और प्लस ये रहे तो पता नहीं चलता कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम है ही नहीं उनके पास, वो तो कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में कराएंगे, लेकिन फिर वो इंडिया में वैलिड नहीं होती। तो इस वजह से आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। एक एकेडमिक ईयर 54 मंथ, सबसे मेन बात है नीट क्वालिफाई हो सबसे पहले। तो उसके बाद आप देख लो कि जैसे कि आपने कजाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी चूज कर ली, वो उसके बाद फिर आप उसमें देखो कि उसका करिकुलम 54 मंथ का हो, प्लस 1 साल की आपको सर इंटर्नशिप हो इंग्लिश मीडियम। तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर इधर आके एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आप इधर के लिए आप मतलब एमबीबीएस ग्रेजुएट इंडियन कहलाओगे। एक छोटा सा सवाल, एवरेज कितना जी खर्चा आ जाता है बाहर हम जब कोर्स करने जाते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, पूरे जी 5 साल और 6 साल का? मतलब ये 6 साल का कोर्स हो जाता है टोटल, तो आप ऑलमोस्ट मान लो 32 इन बिटवीन ऐसे ही कुछ आना चाहिए। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी करके आया हूँ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
30 to 35 लाख। अच्छा, ये आपने एक बात कही थी, उसका मैं सवाल करना है, ये कंसल्टेंसी आपने जिक्र किया कि अच्छी कंसल्टेंसी ढूंढे जो जो सच्चे हों, जो धोखा ना दें। जी जी। कंसल्टेंसी पहले तो बताएं क्या है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि वो दलाल लोग जो आपको यहाँ से वहाँ कांटेक्ट करवाते हैं, दलाल मेन जो कंपनी होती है बेसिकली बीच में? अब इसमें एक हो जाती है द एजेंट, जो दलाल जो आपने बोला, और एक होती है कंपनी, बड़ी कंपनी होती है वो, उनका दिल्ली नोएडा में मैक्सिमम यहीं पर ही ऑफिस होता है। तो इनका क्या रहता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है यूनिवर्सिटी पे। ये कहते हैं हम आपको यूनिवर्सिटी से पहले सीट की डिस्कस कर लेते हैं कि हम आपको इतनी सीट देंगे, जैसे कि 120 सीट देंगे। तो अब क्या होता है कि ये कंपनी तो अब इतनी बड़ी लेवल पे है वो, अब वो तो बच्चे के पास जाएंगे नहीं, अप्रोच नहीं करेंगे। तो ये क्या रहते हैं, छोटे छोटे एजेंट, उनके थ्रू उनको देते हैं कंपनी को, फिर कंपनी कराती है कि यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अभी इधर बाहर जो एमबीबीएस है, अभी ये जो मैंने आपको कंट्री बताई, इधर कंपनियों के थ्रू ही एडमिशन होता है, डायरेक्ट बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। और एक और बात अच्छी आप याद आई कि आपने बोला था स्कॉलरशिप, हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। बाकी यूनिवर्सिटियों में कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। क्योंकि बताएं, वो एजेंट तो बोल देगा कि मिलती है, लेकिन जो बच्चा वहां पढ़ के आया रियलिस्टिक, उसे फिर रियलिटी पता है कि सब कुछ। तो मैं बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी में तो मिलती है पर मंथ बेसिस पे 5 to 6 थाउजेंड रुपीज। मतलब वो उनकी लोकल करेंसी में देते हैं, तो मैं कन्वर्ट करके मैंने बताया आपको कि इतनी मिलती है। ये तो रहता उसको है। हम पॉकेट मनी समझ सकते हैं, खर्चा कर लो। हाँ आपका, लेकिन उससे काफी बेनिफिट भी होता है, काफी हेल्प भी हो जाती है बच्चों को। क्योंकि बताएं, फिर वो पॉकेट मनी घर से ही आती है। क्योंकि आप उधर जैसे कि यूके यूएस, इधर तो क्या रहता है कि आप वर्क कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब। लेकिन आप ये रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में फॉरेन स्टूडेंट जो है उनको परमिट नहीं है कि आप वो पार्ट टाइम वर्क करो। हाँ, तो इसलिए आपकी घर से ही पॉकेट मनी आती है, तो उससे काफी हेल्प हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। जज़ाकुमुल्लाह जी खैरा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर सजेशंस एंड योर जर्नी एंड answering my questions.